मैंने पहले ही आपको बताया है कि मैं गांव में रहने वाला व्यक्ति हूं। इसीलिए आज मैं जो कहानी आपको सुनाऊंगा वह असली घटनाओं से प्रेरित होगी और मैं उन्हीं कहानियों को कहानी के रूप में आपसे शेयर करता हूं। हेलो दोस्तों, मैं आपका दोस्त नवीन और आप सुन रहे हैं हॉरर कहानी मेरी जुबानी। लेकिन दोस्तों, कहानी को शुरू करने से पहले बस मैं आपसे यह कहना चाहता हूं कि अगर आप पूरी कहानी सुनेंगे तो आपको बहुत मजा और डर का एहसास होने वाला है। और आप पहली बार हमारे इस चैनल पर आए हैं तो चैनल को अभी सब्सक्राइब कर लीजिए और वीडियो को लाइक करें। यह छोटा सा सहयोग मेरे लिए बहुत महत्वपूर्ण है। तो ज्यादा समय ना लेते हुए जल्दी से अपनी कहानी को शुरू करते हैं। दोस्तों, आज मैं आपको एक कहानी सुनाने जा रहा हूं। यह मेरे गांव के एक दादाजी के साथ हुई एक असली घटना है। इसलिए मैं पहले आपको अपने दादाजी के बारे में कुछ बताता हूं। मेरे दादाजी के नाम राकेश हैं और वह शहर में काम करते हैं जो हमारे गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर है। उनकी दुकान शहर में है, डेयरी प्रोडक्ट्स, जिस पर वह दूध दही छाछ का कारोबार करते हैं। और एक दिन काम से संबंधित एक घटना उनके साथ हुई थी जिसने उनके होश उड़ा दिए थे। वही घटना उन्होंने लगभग 2 महीने पहले मेरे साथ शेयर की थी। आज मैं उसी घटना को आपके साथ शेयर करने वाला हूं। जैसा कि आप सब जानते हैं, मेरा नाम राकेश है और मैं एक डेयरी प्रोडक्ट्स की दुकान चलाता हूं जिसमें दूध दही छाछ आदि बेचता हूं। मैं एक बड़ी डेयरी फार्म से दूध दही और छाछ खरीदता हूं। मैं उन्हें अपने दुकान में फ्रिज में रखता हूं और फिर दिन भर कस्टमर को बेचता हूं। अब आप जानते हैं कि दही छाछ और दूध 1 या 2 किलो के पैकेट में आते हैं और यह बड़ी डेयरी फर्म में पैक किया जाता है और फिर छोटी छोटी डेयरी दुकानों पर भेजा जाता है। अब दोस्तों, सप्लाई करने वाला गाड़ी हर दिन 9 बजे तक हमारे पास आता है। 11 बजे तक मैं ट्रक से दूध की थैलियों को उतार कर अपनी दुकान में सेट करता हूं। फिर दुकान को बंद करके घर चला जाता हूं। और जैसा कि मैंने आपको पहले बताया था, मेरी दुकान गांव से लगभग 5 किलोमीटर दूर शहर में है। इसलिए मैं हर दिन 11 बजे दुकान बंद करके घर पर पैदल ही पहुंचता हूं। 5 किलोमीटर का रास्ता बिल्कुल सुनसान है और मैं अपनी बाइक या कोई दूसरा सा नहीं रखता। हालांकि आज उस रास्ते पर सड़क बन गई है, लेकिन जब मेरे साथ यह घटना हुई थी वह कच्चा रास्ता था और दोनों तरफ ऊंची मिट्टी की दीवारें थीं, जैसा कि आमतौर पर गांवों में देखा जाता है। मैं हर दिन 11 बजे घर पर पहुंच पाता था, तभी मैं जाकर कुछ खाता था और फिर सुबह 6 बजे से फिर से वही दिनचर्या अपनाता था। दोस्तों कहते हैं कि जब किस्मत बुरी होती है तो कोई भी व्यक्ति उस दिन होने वाली घटना को नहीं टाल सकता, और मेरे साथ कुछ ऐसा ही हुआ। दरअसल कुछ ऐसा हुआ कि शाम को डेयरी की गाड़ी वाले ने फोन किया और कहा कि भैया, मैं आज शाम 9 बजे तक आपके पास नहीं पहुंच पाऊंगा क्योंकि आज मेरी गाड़ी में कुछ प्रॉब्लम है और मैं सिर्फ उसकी मरम्मत करने के बाद आपकी दुकान में दूध की थैली पहुंचा पाऊंगा। तो आप 11 बजे तक मेरा वेट मत कीजिए। मैं आपकी दुकान पर पहुंचने के बाद आपको फोन कर दूंगा और तब आप घर से उन दूध की थैलियों को उतारने के लिए आ जाए। मैंने कहा कि ठीक है भाई, जब आप आ जाओ तो मुझे फोन कर देना, मैं पहुंच जाऊंगा। तो मैंने अपनी दुकान का पूरा काम शाम को जल्दी जल्दी पूरा कर लिया ताकि आज घर पहुंच सकूं। रात को करीब 10 बजे तक मैंने अपनी दुकान का पूरा काम पूरा कर लिया और दुकान को बंद करके घर के लिए निकल गया। तो शाम को 10 बजे सुनसान रास्ते में कोई समस्या नहीं होगी क्योंकि बाकी गांव के लोग भी शहर से काम करके जा रहे हैं, इसलिए रास्ता पूरी तरह से हुआ है। मैं रात 10:30 बजे घर पहुंच गया, खाना खाया और कहा कि मुझे आज रात को दूध उतारने के लिए वापस दुकान जाना पड़ेगा क्योंकि आज शाम को गाड़ी नहीं आई थी। मेरी पत्नी ने कहा कि मैं फोन को पास में रख लूं और अगर आप नींद से नहीं उठते तो मैं फोन की घंटी से उठ जाऊंगी और मैं आपको उठा दूंगी। और फिर दोनों सो गए और मैं गहरी नींद में था जब फोन की घंटी अचानक बज गई। मैं हड़बड़ा कर उठता हूं, लेकिन अचानक मुझे याद आता है कि भाई, गाड़ी वाले का फोन होगा, वह दुकान पर पहुंच गया होगा। और मैंने फोन उठाया तो वह गाड़ी वाला ही था। उसने कहा कि भैया, हम 15 मिनट में आपकी दुकान पर पहुंचेंगे, तुम अपने घर से निकल जाओगे और 20 मिनट में पहुंच जाओगे। मैंने कहा कि तुम दुकान पर पहुंचो और मैं भी पहुंचने वाला हूं। जब मैंने घड़ी को देखा तो लगभग 2 बजे रात हो गया था। मैंने अपनी पत्नी को उठाया और बताया कि गाड़ी वाले का फोन आ गया है और मैं दूध उतारने जा रहा हूं। उसने मुझे पानी,
मैंने अपना हाथ मुंह धोया और मैं पैदल ही उस 5 किलोमीटर की दूरी को पार करने के लिए घर से निकल पड़ा, क्योंकि मैंने आपको बताया था कि मेरे पास कोई गाड़ी नहीं था। हालांकि मैं इससे पहले भी रात को 1 बजे अपनी दुकान से उस सुनसान रास्ते से गुजरा हूं, लेकिन मुझे कभी भी डर महसूस नहीं हुआ और मेरे मन में डर की कोई पनाह नहीं थी। मैं अपने घर से लगभग 3 किलोमीटर पैदल चलकर आ चुका था और अब लगभग 2 किलोमीटर बाकी था और मेरी घड़ी में टाइम लगभग 220 हो रहा था। इस रास्ते में मेरी दुकान से लगभग 1 किलोमीटर पहले एक बड़ा पीपल का पेड़ आता है, जिससे जस्ट पहले 4 या 5 हवेली भी आती है, लेकिन क्योंकि रात का समय था, सभी हवेलियां बंद थीं और सभी अपने घरों में सो रहे थे। और मैं आपको बता दूं कि फरवरी महीना था, यानी सर्दियों का महीना था, इसलिए कोई संदेह नहीं था कि कोई आदमी बाग घूम रहा होगा। अब उस रास्ते में 3-4 हवेली थी और उनके सामने और बीच में एक बड़ा सा कीकर का पेड़ था, जिसकी डालियां सूखी हुई थीं और बहुत कम हरियाली बची हुई थी। उस कीकर के पेड़ से 200 मीटर पहले मैंने जोर जोर से कुछ काटने की आवाजें सुनी, जैसे कोई कुल्हाड़ी से कीकर की डालियों को काट रहा हो। मैंने सोचा कि इतनी रात को कौन उसकी डालियों को काट रहा होगा, क्योंकि मेरे मन में कोई भय नहीं था कि यहां कुछ और हो सकता है। अब क्योंकि उन हवेली के लोग मुझे जानते थे, लेकिन उस रात हवेली बंद था, इसलिए मैंने सोचा कि वे कल सुबह उनसे पूछ लेंगे कि भाई, तुम रात भर जोर जोर से सूखे पेड़ की डालियों को क्यों काट रहे थे। मैं भी देखा कि सूखी डालियां टूटकर नीचे गिरती जा रही थीं, लेकिन जैसे ही मैं उस कीकर के पेड़ के पास पहुंच गया, मेरे पीछे से अचानक कुछ सनसनाहट की आवाजें आने लगी, जैसे कोई पैरों में पायल बोल रहा हो। हालांकि मैंने अपने गांव के लोगों से ऐसी कई बातें सुनी थी, इसलिए मुझे लगता है कि आज मेरे पीछे कुछ बवाल लग चुका है। और मुझे कई बड़े बुजुर्गों ने बताया था कि ऐसी स्थिति में पीछे मुड़कर नहीं देखना चाहिए, चाहे पीछे से पायल की आवाजें आने लगे। इसलिए जैसे ही पीछे से पायल की आवाजें आने लगी, मैं चुपचाप सामने की तरफ देखता रहा और तेजी से दुकान की ओर चलने लगा। लेकिन जैसे जैसे मैं अपने पैरों को आगे बढ़ाता जा रहा था, पायल की आवाज भी उतनी ही तेज होती जा रही थी। फिर धीरे धीरे पायल की आवाज एक लड़की की आवाज में बदल गई और लड़की पीछे से बोल रही थी, रुक जा रुक जा रुक जा। लेकिन मैं सिर्फ सामने की ओर ध्यान लगाकर आगे बढ़ता जा रहा था। दोस्तों, मैं उस समय ऐसी हालत में था कि मैं शब्दों में बयां भी नहीं कर सकता था। मेरे पूरे शरीर की एनर्जी अचानक से गायब हो गई थी। मेरे शरीर की धड़कनें जोर जोर से धड़क रहा था। पसीने से मेरा पूरा शरीर और मेरा पूरा लिबास भीग गया था। मुझे ऐसा लग रहा था जैसे मैं तालाब में डुबकी लगाकर बाहर निकला हूं और अपने पैरों को उठाने की पूरी कोशिश कर रहा हूं, लेकिन मुझे पता नहीं क्या रोक रहा थी। जैसे ही मैं अपनी पूरी ताकत से आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा था, पीछे से उस लड़की की आवाज तेज होती जा रही थी, जोर से चिल्ला रही थी कि आज मेरे हाथ से निकल गया। यह आवाज तेज होती जा रही थी। उस समय मेरे मन में कोई विचार नहीं आ रहा था, जैसे मैं बर्फ में जम गया था। मेरे पैर अपने आप चलते जा रहे थे, लेकिन मेरा शरीर लगता था कि सब कुछ थम गया है, सब कुछ रुक गया है। वह 200 मीटर की छोटी सी दूरी मेरे लिए कई घंटों की दूरी बन गई, जैसे मैं सुबह से शाम तक इस दूरी को तय कर रहा हूं और मैं अब तक यह दूरी तय नहीं कर पाया है। दोस्तों, मैंने पीछे मुड़कर बिल्कुल नहीं देखा, क्योंकि मुझे अपने बड़े बुजुर्गों की बातें याद थीं। 200 मीटर की दूरी तय करने के बाद अचानक सभी आवाजें बंद हो जाती हैं और फिर एकमात्र आखिरी आवाज आती है, और इतनी जोर से चीखने की आवाज आती है कि वह पूरे गांव को सुन जाए, जिसमें उस लड़की की दर्दनाक चीख छुपी हुई है। उस लड़की की जोर से आवाज मेरे कानों में गूंजती है कि आज मेरे हाथ से एक और निकल गया है। इसका मतलब यह था कि अगर मैं पीछे मुड़कर देखता तो शायद मैं मर जाता, बेहोश हो जाता, या शायद वह मुझे हमेशा के लिए गायब कर देती। लेकिन उसकी जोर से चीख, जिसमें वह कहती थी कि आज तो मेरे हाथ से निकल गया, यानी वह मुझे नियंत्रित नहीं कर पाई। शायद कुछ कारण था कि वह इतनी जोर से चीखी थी, और लगभग 700 मीटर की दूरी तय करने के बाद मैं शहर में जाकर अपनी दुकान पर पहुंच जाता हूं। वह दूध वाला पहले से ही वहां मेरा इंतजार कर रहा था। जब वह मेरे पूरे ऐश को भीगे हुए देखा तो वह हैरान हो गया और पूछा कि क्या हुआ तुम्हारे साथ। मैंने कहा कि भाई पूछो मत,
जैसे जैसे मैं यहाँ पर जीवित पहुंचा हूं, मैंने उस समय उससे बहुत कुछ नहीं बताया, क्योंकि मैं ऐसी स्थिति में नहीं था। सिर्फ इतना कहा कि मैं बस यहाँ पर बैठा रहूंगा और आपको जो दूध उतारना है, जितनी केन उतारना है, तुम उतार के चले जाओ। अब गाड़ी चालक हमें दूध देने के लिए हमेशा आता था, इसलिए उसने मुझे बैठाया और खुद दूध उतारा। और मेरी दुकान में एक छोटा सा स्टोव और चाय बनाने का सामान था, तो उसने खुद चाय बनाई और खुद भी पी और मुझे भी पिलाई। उसने कहा कि घर पर जाना है या नहीं, तो मैंने कहा कि मैं अब घर में नहीं जाना चाहता, अपनी दुकान में ही सोता हूं। तो उसने कहा सही है। दुकान में घुसकर मैंने कुछ जगह बनाई और वहां पर कुछ बिछा कर लेट गया। मैं दुकान के शटर को नीचे कर दिया, लेकिन मेरे दिमाग में बार बार वही आवाजें घूम रही थी कि आज कीकर के पेड़ से डाली कट रही थी। सुबह 5 बजे तक मेरे मन में यह विचार घूमते रहे और बार बार मुझे अपनी ही दुकान में पहली बार डर लगने लगा। और सुबह 5 बजे के बाद शायद 1 घंटे से अधिक समय तक मैं थोड़ा बहुत सो गया था, लेकिन जब मेरे फोन की अचानक बजती है तो मैं उठ जाता हूँ। वह फोन मेरी पत्नी का था, क्योंकि मैंने रात को बिना फोन किए ही दुकान में रुकने का निर्णय लिया था और फिर उसको नींद आ गई होगी। उसने सुबह उठकर मुझे फोन किया होगा, लेकिन मैंने उसे फोन पर कुछ नहीं बताया और कहा कि रात को दूध की थैलियां उतारने में लेट हुआ था, मैं वहीं सो गया था। तो उसने कहा कि ठीक है, आप घर पर आ जाओ, मैं चाय बनाकर तैयार रखती हूँ। मैंने मोबाइल पर समय देखा तो सुबह 6 बज चुका था। मैं हर दिन सुबह 6 बजे आकर अपनी दुकान को खोलता हूँ। मैं दुकान से बाहर निकलकर वापस दुकान के शटर को बंद करके घर जा रहा था। दोस्तों, दुकान से निकलने के बाद मेरे मन में रात की घटनाएं ही घूम रही थीं। मैं चुपचाप सुन्न होकर सड़क पर चला जा रहा था और सोच रहा था कि उस स्थान पर पहुंचने के बाद क्या वह पेड़ जो रात को कट रहा था वास्तव में वहां पर पड़ा है। आखिरकार 800 मीटर चलने के बाद सेम उसी स्थान पर पहुंचा जिस स्थान पर रात को वह घटना घटी। मैं सोचता था कि हवेलियों वालों से पूछूंगा कि भाई रात को पेड़ कौन काट रहा था, लेकिन दोस्तों, जैसे ही मैं उस स्थान पर पहुंचा, मैं हैरान हो गया कि कीकर का पेड़ मेरी आंखों के सामने खड़ा था। मैं अपनी आंखों पर विश्वास नहीं कर सका कि जिस पेड़ की डालियों को मैंने नीचे गिरते हुए देखा था, आखिर वह डालियां वापस पेड़ पर कैसे लगी हो सकती थी। अब सुबह हो चुकी थी और हवेलियों के लोग भी बाहर बैठे हुए थे। मैंने उनसे कहा कि भाई, रात को यहां पर डाली कट रही थी, लेकिन मुझे कोई कटी हुई डाली नहीं दिखाई दे रही है, क्या तुमने उसे घर के पीछे नहीं रखा? तो उसने कहा कि ऐसा कुछ नहीं था, हमने रात को कोई पेड़ की डाली या कुछ भी नहीं काटा था। लेकिन इतना बोलने के बाद उनमें से एक बुजुर्ग आदमी ने समझा और मुझे अपने पास बुलाया और कहा कि तुमने रात को क्या देखा था और तुम्हारे साथ क्या हुआ था। मैंने एक सांस में अपनी पूरी घटना उस बुजुर्ग आदमी को बताई और वह मुझे अपने पास बैठा लिया। उसने आसपास खड़े 2-4 आदमी को भी बैठा लिया और कहा कि उसे मेरी बात पर पूरा विश्वास है, क्योंकि पिछले 8 महीने से गांव के बाकी लोगों के साथ भी ऐसा हुआ है। मैंने उनसे पूछा कि रात को जो लड़की की आवाजें आ रही थी वह कौन थी और क्यों आने वाले लोगों को परेशान करती थी और वह लोगों से क्या चाहती है। तो उन्होंने कहा कि यह कहानी आज की नहीं है, बल्कि आज से 25 साल पहले गांव में इतना विकास नहीं हुआ था कि पक्के मकान बनाए जा सके, इसलिए 18 साल की लड़की और उसकी मां झोपड़ी में रहते थे। उस समय गांव में अधिकांश झोपड़ियों के मकान थे। साथ ही उन झोपड़ियों में सबसे बड़ी समस्या यह थी कि एक छोटी सी चूक पूरे घर को जला सकती थी, यानी पूरे घर को आग लग सकती थी। उस समय गांव में हर 1-2 दिन से किसी न किसी झोपड़ी में आग लग जाती थी, इसलिए उन झोपड़ियों में आग लगना सामान्य था। ऐसे ही 25 साल पहले वह माँ और बेटी उस झोपड़ी में रहते थे। एक दिन शाम को पास से एक चिंगारी उठती हुई आती है और झोपड़ी को लगती है। अचानक से दोनों माँ बेटी कुछ समझ पाते हैं और आग पूरे घर को घेर लेती है। वह लड़की और उसकी माँ उस झोपड़ी के अंदर जाकर कुछ बकरियों को बाहर निकालती है, क्योंकि कुछ बकरियां भी घर में बंधी हुई थी, लेकिन उन्हें उन बकरियों को बाहर निकालने का कोई मौका नहीं मिलता, इसलिए वह खुद ही उसके अंदर फंस जाती है। इतनी देर में आसपास के लोग भी आ, लेकिन तब तक आग पूरे घर को घेर चुकी थी और लोग अपने हाथों से बाल्टियां में पानी डालकर उस झोपड़ी पर रहे थे। लोग पास के तालाब से पानी भरकर वहां फेंक रहे थे। अब जब उन बाल्टियां से कितनी आग बुझाई जा सकती थी,
तो दोनों माँ बेटी उसी घर में आग में झुलसकर मर जाती हैं। आखिर में आग समाप्त हो जाती है और केवल उन दोनों माँ बेटियों के कंकाल लोग देखते हैं। अब जो बुजुर्ग आदमी मेरे साथ बातचीत कर रहे थे, उन्होंने बताया कि लड़की आग में जलने के 8 महीने बाद से ही इस रास्ते में आने वाले लोगों को परेशान करने लगी थी और आज से 25 साल पहले भी वह लोगों को ऐसे ही परेशान करती थी। आखिर में हमने परेशान होकर एक बड़े से बाबा जी को बुलाया, उसको एक बोतल में कैद कर दिया था। तब से उसने लोगों को परेशान करना बंद कर दिया था। इसलिए मैंने उस बुजुर्ग आदमी से पूछा कि वह बोतल में कैद होकर रात को बाहर क्यों आई और मुझे परेशान क्यों, कि उस लड़की ने कहा कि आज वह मेरी दुकान तक भी जा सकती है। और मैंने पूछा कि क्या वह मेरी दुकान तक भी जा सकती है, तो उन्होंने कहा कि वह सिर्फ एक रात में बाहर नहीं आई थी, बल्कि पिछले 8 महीने से वापस आने वाले लोगों को परेशान करने लगी है। जिस बाबा ने उसे 8 महीने पहले बोतल में कैद किया था, वह मर चुका है और उसने अपने वश में रखी हुई सभी आत्माएं आजाद हो चुकी हैं। और इस 18 वर्षीय लड़की की आत्मा भी उन्हीं आत्माओं में से एक है जो अब फिर से इस रास्ते पर आ गई है और रात में जाने वाले लोगों को परेशान करती है। तुम्हारी दुकान तक पहुंचने के लिए उसकी इतनी हिम्मत नहीं है। वह सिर्फ 200 मीटर की दूरी पर इस ताकत का इस्तेमाल कर सकती है और इसी क्षेत्र में वह लोगों को भयभीत कर सकती है। वह 200 मीटर के क्षेत्र को पार करने के बाद ना तो सिटी के अंदर जा सकती है और ना ही गांव के अंदर जा सकती है। वह केवल इस सुनसान रास्ते के 200 मील के क्षेत्र तक लोगों को परेशान कर सकती है। इसलिए मैंने कहा कि शायद उस लड़की को फिर से कुछ मिलेगा। तो उन्होंने कहा कि हम इसे हल करने की कोशिश कर रहे हैं। इसके बाद मैं वहां से चलकर अपने घर आ गया और मैंने एक बड़ा निर्णय लिया कि मैं फिर से रात को पैदल नहीं जाऊंगा और एक बाइक खरीद दूंगा। उसके 3 दिन बाद मैंने एक बाइक खरीद ली। हालांकि उस घटना के बाद मुझे अभी तक रात के 2 बजे दूध उतारने के लिए नहीं जाना पड़ता है, क्योंकि गाड़ी शाम आती है। लेकिन अगर ऐसा होता है तो मैंने अपनी खुद की बाइक खरीद ली है ताकि मैं ऐसे हालात से बच सकूं। यह हमारे गांव के दादाजी की कहानी है।